हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया है हमने, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। इसकी प्रीवियस क्लास हो चुकी है। एक हमने प्रीवियस क्लास में कह दिया था कि हम इसका एक जनरल इंट्रो जान रही हैं। जनरल स्पीकिंग पहले हम इस एक्ट को समझ रहे हैं कि हम इस एक्ट में जानेंगे क्या क्या हम बातें। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इसका मतलब क्या है। तो इसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 सब क्लोज एन के अंतर्गत। इसी एक्ट के अंतर्गत सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या है। जो महिला है जिनको आप पीड़ित महिला कहेंगे इस एक्ट के अंतर्गत कहाँ बताई गई हैं, सेक्शन 2 सब क्लोज ए के अंतर्गत बताई गई हैं। आप कब कह सकते हैं उनके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, जब यहाँ पर इस प्रकार का व्यवहार उन्होंने फेस करा है। अनवेलकम एक्ट, अनवेलकम फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, शो पोर्नोग्राफी या फिर किसी भी तरह का अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल सेक्सुअल नेचर का कंडक्ट उन्होंने फेस आउट करा है। पीड़ित महिला मैंने जो शब्द प्रयोग करा वो कहाँ पर है, एग्रीव वुमेन, इस एक्ट के सेक्शन 2 के सब क्लोज ए में बताया गया है। आज जो क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को अटेंड करने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास आप ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। आपकी बातें बहुत ज़्यादा आप समय फिर क्लियर हो पाएंगी इस संबंध में। हाँ भाई, एग्रीव वुमेन जिसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन राइज होता है, बताइएगा क्या कोई तय कर दिया गया है कि भाई इस उम्र तक की जो महिलाएं होंगी अगर वो कोई हैरेसमेंट फेस आउट करेंगी तो वो पीड़ित महिला मानी जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनी एज, किसी भी उम्र की महिला वो हो सकती है, इस एक्ट के अंतर्गत साफ बताया गया है। यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर जो है उनको भी संरक्षण दिया गया है। डोमेस्टिक वर्कर जो कि इस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2 सब क्लोज ई में बताया गया है। आपको सेक्शन याद होने बेहद ज़रूरी है। डोमेस्टिक वर्कर मतलब यहाँ पर मीन्स अ वुमेन हु इज़ एम्प्लॉयड टू डू हाउस होल्ड वर्क, कोई भी ऐसी महिला जो कि घर के काम करने के लिए एम्प्लॉयड करी गई है इन एनी हाउस होल्ड, जिसके बदले में उन्हें पारिश्रमिक मिलता है, चाहे वो उन्हें सैलरी कैश में मिले, किसी भी तरह से उन तक आ रही है, चाहे उनका अपॉइंटमेंट किसी एजेंसी के माध्यम से हुआ हो, टेम्परी, परमानेंट, पार्ट टाइम, फुल टाइम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर, वो इंक्लूड यहाँ पर नहीं करी जाएंगी इस संबंध में। जो डोमेस्टिक वर्कर है, अच्छा एक क्वेश्चन और इस संबंध में अराइज होता है। मैंने आपको कल क्लास में बताया था यहाँ पर कमेटी बनाई जाती हैं इसमें, चाहे इंटरनल कमेटी हो चाहे लोकल कमेटी हो। मैंने आपको यह भी बताया था इस संबंध में कि भाई इंटरनल कमेटी का तो समझ में आता है, वो कब बनाई जाएगी, धारा 4 के अंतर्गत इस संबंध में बताया गया है इसमें कि इंटरनल कमेटी कब बनाई जाएगी, जब वहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर कार्यरत हैं। पर लोकल कमेटी कब बनाई जाएगी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक वर्कर वगैरह हैं वो कहाँ पर अपनी जाए कंप्लेंट फाइल करेंगे, वो लोकल कमेटी में ही जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे इस संबंध में। जब भी आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन को रीड करेंगे तो आप उसके साथ में सेक्शन 3 को ज़रूर रीड करेंगे, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 को, जिसमें बताया गया है कि सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो व्यवहार बताया गया है, अगर उस व्यवहार को करने के पीछे का मकसद सेक्सुअल हैरेसमेंट को फुलफिल कर पाना था, तब फिर यहाँ पर इस प्रकार का व्यवहार भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। किसी महिला को इसलिए प्रिवेंशन ट्रीटमेंट दिया जाना ताकि वो उसके सेक्सुअल जो उसके सामने रिक्वेस्ट आई थी, अनवेलकम टच आया था, अनवेलकम फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आया था, वो उसको एक्सेप्ट कर ले, इसलिए उसको ज़्यादा प्रिवेंशनली काम करना या फिर उसको धमकी वगैरह देना। तो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो व्यवहार है उसे कंडक्ट करवाने के पर्पज़ से इस प्रकार का व्यवहार किया जाना, अगर तो यह सब भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में जाएंगी। अब जो महिला कार्यरत हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनके सामने अगर इस प्रकार की परेशानी आती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर वो फेस करती हैं, तो वो अपनी कंप्लेन यहाँ इस संबंध में कहाँ जाकर दाखिल करेंगी, इसके लिए कमेटी बनाई गई हैं। धारा 4 के अंतर्गत इंटरनल कमेटी के बारे में आपने जान लिया था इस संबंध में। अब एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि जो इंटरनल कमेटी होती है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो इस एक्ट में ही बताया गया है इंटरनल कमेटी को एम्प्लॉयर के द्वारा तैयार किया जाता है। एम्प्लॉयर कौन होता है,
उसके बारे में इसी एक्ट के सेक्शन 2 के सब क्लोज जी में बताया गया है। एम्प्लॉयर का मतलब क्या है? एम्प्लॉयर मीन्स in relation to any department, organization, undertaking, establishment, enterprises, institution, office, branch, unit of the appropriate government or local authority, the head of the department. Head of the department, organization, उस department, organization, undertaking, establishment and enterprises जो भी है उसका head क्या है? एम्प्लॉयर है। इन एनी वर्क प्लेस नॉट कवर्ड, कोई और ऐसा वर्क प्लेस जो कि सबसेक्शन 1 में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो रेस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए, उन सबको कंट्रोल कर रहा है, वो व्यक्ति भी एम्प्लॉयर है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज मैनेजमेंट इंक्लूड द पर्सन और बोर्ड और कमेटी रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसी फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन in relation to workplace covered under subsection 1 and second, the person discharging, ऐसा व्यक्ति भी एम्प्लॉयर है, the person discharging contractual obligation with respect to his or her employees, ऐसा व्यक्ति भी एम्प्लॉयर है। in relation to dwelling house और place, ऐसा व्यक्ति जो इस संबंध में सुविधाएं प्राप्त कर रहा है इस तरह की, dwelling place और house, a person household who employs बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, ऐसा व्यक्ति भी क्या है यहाँ पर इस संबंध में? एम्प्लॉयर है। कहाँ डिफाइन करा गया है? एम्प्लॉयर सेक्शन 2 के सब क्लोज जी में डिफाइन करा गया है। हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर इस संबंध में कि जो इंटरनल कमेटी होती है उसको कौन तय बनाता है? इंटरनल कमेटी को एम्प्लॉयर बनाता है। एम्प्लॉयर कौन होगा? जो कि धारा 2 के सब क्लोज जी में बताया गया है। उस इंटरनल कमेटी में कौन लोग इसमें इंक्लूड करे जाते हैं? यहाँ पर एक प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा। ये प्रेसिडिंग ऑफिसर यहाँ पे इस संबंध में कौन माना जाएगा? इस संबंध में यह प्रेसिडिंग ऑफिसर जो उस एम्प्लॉयमेंट की सीनियर मोस्ट फीमेल होंगी वो मानी जाएंगी। अगर अच्छा एक बात और याद रखना, अगर जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है अगर इस संबंध में कि अगर उनकी सब ब्रांचेस वगैरह है, अगर उनके ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वगैरह है, तो वहाँ पर हर जगह पर इस संबंध में इंटरनल कमेटी वहाँ पर बनाई जाएगी। अगर यहाँ पर ये पता चलता है कि कोई उस एम्प्लॉयमेंट में वहाँ पर कोई उस ब्रांच में अगर कोई प्रेसिडिंग ऑफिसर मतलब कोई महिला सीनियर मोस्ट नहीं है, तो जो अदर उनका इस्टेब्लिशमेंट होगा, अदर डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पर जो भी सीनियर मोस्ट महिला होंगी उनको प्रेसिडिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है उस जगह की। इसके साथ में ही इसमें और भी मेंबर वहाँ पे पाए जाएंगे। यहाँ पर 2 मेंबर आएंगे उसी एम्प्लॉयमेंट में से जो कि महिलाओं के हितों के संबंध में बात कर रहे हैं या फिर सामान्य तौर पर विधि की जानकारी रखते होंगे इस संबंध में। इसी के साथ में एक मेंबर इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन में से आएगा जो कि इस प्रकार के मामलों को अच्छी जानकारी रखते होंगी। कोशिश यहाँ पर यही की जाएगी इसमें कि जो भी इस कमेटी में मेंबर आ रहे हैं आधे या आधे से ज़्यादा महिला ही इसमें होनी चाहिए। यह जो कमेटी बनकर सामने आई है, इस कमेटी का एक टाइम पीरियड बताया गया है, कितना होगा? तो एक कमेटी यहाँ पे 3 साल के लिए इस संबंध में 3 सालों के लिए यहाँ पे कमेटी को यहाँ पर बनाए स्थापित करा जाएगा इस संबंध में। यह जो यहाँ पर इसमें जो एनजीओ का व्यक्ति आ रहा है उस कमेटी का मेंबर बनने मीटिंग वगैरह में, तो इनका पेमेंट कैसे किया जाएगा? एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन यह भी अराइज होता है इस संबंध में, क्या यह जो कमेटी है जो इसके मेंबर वगैरह हैं उनको रिमूव किया जा सकता है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है? तो हाँ, उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन कब? जब कुछ कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही होंगी तभी इस संबंध में ऐसा किया जा सकता है। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिस आधार पर इस संबंध में ऐसा किया जा सकता है? इसमें यदि ये पता चलता है कि जो इसमें मेंबर्स वगैरह हैं इसके उनके द्वारा धारा 16 के नियम को फुलफिल नहीं करा गया है। अब धारा 16 का नियम क्या है वो जो हम सेक्शन को रीड करेंगे तब हम बताएंगे। तो अगर ये पता चलता है कि वहाँ पर इस संबंध में सेक्शन 16 के नियम को फुलफिल नहीं करा गया है
या फिर ये पता चलता है कि वो जो लोग, वो उनमें से कोई व्यक्ति जो है वो किसी प्रकार के अपराध के लिए दोषित हो चुका है, या फिर उसको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के तहत गिल्टी पाया गया है इस संबंध में, या फिर ये पता चलता है कि उनके द्वारा अपनी पोजीशन का मिसयूज किया जा रहा है, तो इन कंडीशन में उनको उनके पद से रिमूव भी किया जा सकता है। वहीं पर इसमें बात आती है अब इस संबंध में कि जो लोकल कमेटी होती है उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। लोकल कमेटी की स्थापना धारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा की जाती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होते हैं, जिनके बारे में धारा 5 के अंतर्गत बताया गया है। कौन होते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर हैं, उनमें से किसी को वो इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट कर सकती हैं। धारा 6 बताती है इसमें कि यह जो लोकल कमेटी है इसका इस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। भाई अगर किसी जगह पर 10 से कम कर्मचारी हैं तो वहाँ पर इंटरनल कमेटी तो गठित नहीं हो सकती है वहाँ पर, अब तो उसके लिए वहाँ पर लोकल कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट आई है वो खुद एम्प्लॉयर है, तब वहाँ पर इस संबंध में लोकल कमेटी को गठित किया जाएगा। इसमें यह जो लोकल कमेटी का जूरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट पर इस लोकल कमेटी का जूरिडिक्शन पाया जाएगा इस संबंध में। इसी के साथ में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो यहाँ पर एक नोडल ऑफिसर को भी अपॉइंट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे क्या करेंगे, किस नोडल ऑफिसर को पदेन करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे। किसी भी हर एक ब्लॉक में, तालुका में, तहसील में, वार्ड और निगम में एक नोडल ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाएगा, ताकि जो कंप्लेंट वगैरह है वो इस नोडल ऑफिसर को करी जाएगी, और फिर जब कंप्लेंट इस नोडल ऑफिसर के पास में आएगी तब से 7 दिन के भीतर यह उस कंप्लेंट को लोकल कमेटी के पास में पहुंचा देंगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इसमें धारा 7 के अंतर्गत बताया गया है कि इस लोकल कमेटी में कौन लोग होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर द्वारा जिनको अपॉइंट करा जाएगा इस संबंध में वो लोग इसमें निर्दिष्ट करे जाएंगे, वो लोग इसमें आएंगे। यहाँ पर एक चेयरपर्सन होंगी। अब चेयरपर्सन यहाँ पर इस संबंध में कौन होंगी, जो उस जगह की फेमस ऐसी महिला होंगी जो सोशल वेलफेयर में काम कर चुकी हैं इस संबंध में, उनको चेयरपर्सन के रूप में यहाँ पर अपॉइंट करा जाएगा। यहाँ पर एक ऐसी महिला को अपॉइंट किया जाएगा जो कि ब्लॉक में, निगम में और तहसील में कार्यरत होंगी। यहाँ पर 2 लोग ऐसे होंगे जो एनजीओ से, एसोसिएशन से आएंगे, जो कि इस संबंध में इस प्रकार के मामलों को अच्छी तरह से जानकारी रखते होंगे। इस संबंध में कोशिश यहाँ पर यह की जाएगी इस संबंध में कि जो लोग यहाँ पर इस संबंध में नॉमिनेट करे जा रहे हैं मेंबर्स वगैरह के रूप में, उनमें से किसी एक को विधि की जानकारी होना आवश्यक है। इस कमेटी का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, मतलब कितने समय के लिए इसको बनाया जाएगा, तो वही समय अवधि है इसकी भी, 3 साल के लिए इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करा जाएगा इस संबंध में। इसी के साथ में यहाँ पर एक सदस्य और इसमें आएगा इस संबंध में, जो भी उस फील्ड के, जो उस जगह के सोशल वेलफेयर में ऐसे अधिकारी जो कि वहाँ उस संबंध में सोशल वेलफेयर में या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उस डिस्ट्रिक्ट के जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट उसके विकास में लगे हुए होंगे, उससे संबंधित अधिकारी होंगे, वो यहाँ पर इस संबंध में एक्स ऑफिसो का पद धारण करेंगे, एक्स ऑफिसो के रूप में पदेन माने जाएंगे। इस संबंध में कितना टाइम पीरियड होगा, 3 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर इस संबंध में रखा गया है। और इस लोकल कमेटी के सदस्य वगैरह हैं उनका रिमूवल कैसे होगा, तो उनका रिमूवल भी ठीक वैसे ही होगा जैसे अभी आगे हमने उनके बारे में पढ़ा था। किन के बारे में, जो इंटरनल कमेटी के जो मेंबर्स वगैरह हैं उनका रिमूवल कैसे होगा, क्या बताया गया था इस संबंध में। अगर वो सेक्शन 16 के तहत पाए जाते हैं कि उन्होंने सेक्शन 16 का कॉन्ट्रावेंशन करा है, अगर ये पाया जाता है कि वो इस संबंध में किसी अपराध के लिए कन्विक्ट हो चुके हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत गिल्टी पाए गए हैं यहाँ पर, या फिर अपने पद का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो यही आधार भी यहाँ पर लोकल कमेटी के मेंबर्स को रिमूव करने के लिए उनके पद से माना जाएगा इस संबंध में। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस पीड़ित महिला के द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट की
सेक्सुअल हरेसमेंट फेस आउट करा गया है, वो इसकी शिकायत कहाँ दाखिल करवाएंगी? तो वो इसकी शिकायत जो है या इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी है, उसके पास जाकर दाखिल करवाएंगी। कितने टाइम पीरियड में दाखिल करवाएंगी? तो जिस वक्त घटना घटित होगी तब से 3 महीने के भीतर जाके वो इस प्रकार की कंप्लेंट दाखिल करवाएंगी। अगर उनके साथ इस प्रकार का मामला लगातार होता आ रहा है तो जिस दिन आखिरी बार हुआ होगा तब से 3 महीने के भीतर वो जाकर इस संबंध में रिपोर्ट कमेटी को अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएंगी। तो अगर कोशिश यही की जाएगी लिखित रूप में जो है इस प्रकार की रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज करवाई जाएगी। अगर किसी वजह से वो लिखित रूप में अपनी कंप्लेंट नहीं दे पा रही हैं तो उनको यहाँ पर असिस्ट करा जाएगा, उनके यहाँ पर इस संबंध में हेल्प करी जाएगी। इस संबंध में अगर जो टाइम पीरियड है उनके लिए वो 3 महीने का है, लेकिन अगर वो 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पाती हैं, कंप्लेंट दाखिल नहीं करवा पा रही हैं, तो उनको आगे 3 महीने का समय और दे दिया जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि वहाँ इस संबंध में सफिशिएंट रीज़न वगैरह हैं तो ऐसा करा जा सकता है इसके रिगार्डिंग। इसमें अगर यहाँ पर ये पता चलता है कि वो किसी भी अपनी परेशानी की वजह से, मतलब चाहे तो फिज़िकली या मेंटली कैपेसिटी की वजह से वो अनेबल हो चुकी हैं या वो मर चुकी हैं, कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा पाई हैं, तो जो उनके वारिस होंगे, जो उनके लीगल हेयर होंगे, वो इस संबंध में यहाँ पर आकर कंप्लेंट दाखिल करवा सकते हैं। जनरल स्पीकिंग बात करें हम अगर यहाँ पर कि जब कंप्लेंट दाखिल हो चुकी है तब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। जब कंप्लेंट दाखिल हो चुकी है तो अब इस संबंध में आगे इंक्वायरी की जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर जो पीड़ित महिला हैं उनके द्वारा इस संबंध में रिक्वेस्ट करी जाती है, अभी जांच शुरू नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी जांच शुरू नहीं हुई है, जांच शुरू होने से पहले उनके द्वारा इस संबंध में यह रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो इस मामले में सुलह करना चाहती हैं तो फिर इस मामले में सुलह करवा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो समझौता हो रहा है, सुलह हो रहा है, वो किसी भी एंगल से मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा। जो समझौता हो रहा है वो किसी एंगल से मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं माना जाएगा। इनके बीच में जो भी सुलह होगी, समझौता होगा, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसे आगे जाकर एम्प्लॉयर जो हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और इस सुलह की, सेटलमेंट की जो कॉपीज़ होंगी, जितनी जो पार्टीज़ होंगी उन पार्टीज़ को उसकी कॉपीज़ वगैरह जो हैं वो इस संबंध में यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। एक सेकेंड, कंप्लेंट दाखिल हुई है, उसकी इंक्वायरी की जाएगी। कंप्लेंट की जो इंक्वायरी है कमेटी के द्वारा इंक्वायरी की जाएगी। जिस वक्त कमेटी के द्वारा, इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी के द्वारा इंक्वायरी की जाएगी, उस टाइम पे इनके पास में सिविल कोर्ट की पावर के समान पावर मानी जाएगी। इनके द्वारा यह जो इंक्वायरी है वह कब तक कंप्लीट कर ली जाएगी? 90 दिनों के भीतर प्रकार की इंक्वायरी कितने दिन के भीतर कंप्लीट कर ली जाएगी? 90 दिन के भीतर इनके द्वारा इस प्रकार की इंक्वायरी अगर यहाँ पर यह पाया जाता है इस संबंध में कि जो रेस्पोंडेंट है वो कौन है, वो एक एम्प्लॉई है, तो इंटरनल कमेटी यहाँ पर इस संबंध में क्या करेगी? इंटरनल कमेटी जो है इस संबंध में जो इंक्वायरी करेगी वो इसमें वह सर्विस रूल के अकॉर्डिंग उस पर जो है इंक्वायरी की जाएगी। इस संबंध में जो भी वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर वहाँ पे सर्विस रूल नहीं है तब, या फिर अगर वो डोमेस्टिक वर्कर है तब यहाँ पर जो लोकल कमेटी होगी वो एक काम करेगी कि अगर यहाँ पर वो पाती है कि जो मामला है वो प्राइमा फेसी किस तरह का बन रहा है, आईपीसी के सेक्शन 509 के तहत बन रहा है या फिर किसी अन्य सुसंगत उपबंधों के तहत मामला बन रहा है, तब वो इस बात की जानकारी पुलिस को भेजेगी और पुलिस को इस संबंध में मामले को रजिस्टर करने के लिए 7 दिन के भीतर पुलिस को इस प्रकार की जानकारी भेजेगी, 7 दिन के भीतर, और मामले को रजिस्टर करने के लिए कहेगी।
की जो धारा 10 के अंतर्गत इस संबंध में सुलह हुई थी, अगर वो महिला ये कहती है आकर कि इस सुलह के अंतर्गत जो भी वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जो प्रत्यर्थी है, जो रेस्पोंडेंट है, उसके द्वारा कंप्लीट नहीं करा गया है, तब क्या किया जाएगा? तब जो कमेटी होगी वो क्या काम करेगी? तब कमेटी, यहाँ पर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी, यह काम करेगी कि उसे इंक्वायरी में ले लेगी या फिर आगे उसे पुलिस को इस जानकारी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर यह पाया जाता है कि वो जो व्यक्ति है, जो प्रत्यर्थी है, वो आईपीसी के सेक्शन 509 के अंतर्गत अगर वो दोषी पाया जाता है न्यायालय के द्वारा, तब इस संबंध में यहाँ पर धारा 509 के अंतर्गत अगर उसको दोषी पाया जाता है तो न्यायालय धारा 15 के तहत इसमें उसे पीड़ित महिला को मुआवजा देने का आदेश दे देगी। अब धारा 15 के तहत मुआवजा दिया जाना, इसका क्या मतलब है? धारा 15 जो है ना, इस संबंध में वो बताती है कि जो मुआवजा किस तरह से उस महिला को दिया जाएगा, किन आधारों को यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर इस संबंध में यह ध्यान दिया जाएगा जब महिला को मुआवजा दिलवाया जा रहा है, यहाँ पर देखा जाएगा ये देखा जाएगा कि उस महिला के द्वारा इमोशनली, मेंटली किस प्रकार की सफरिंग फेस आउट करी गई है, उनके द्वारा किस प्रकार की पेन को फेस आउट करा गया है, उनके उपचार में जो भी पैसा वगैरह लगा है उसको भी यहाँ इस संबंध में ध्यान में दिया जाएगा। इस हैरेसमेंट की वजह से उनके सामने जो कैरियर अपॉर्चुनिटी थी, जो कि अब जा चुकी है, इस वजह से जो कि परेशानी में आ चुकी है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो रेस्पोंडेंट है, जो प्रत्यर्थी है, उसकी जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको भी ध्यान में दिया जाएगा। और ये जो राशि यहाँ पे इसको दी जा रही है महिला को, वो अमाउंट या तो उन्हें एक मुश्त, मतलब एक बार में ही दे दिया जाएगा, या फिर उनको इंस्टॉलमेंट में भी इस प्रकार की राशि दिए जाने का आदेश दिया जा सकता है। हम क्या बात कर रहे थे? इसमें कंप्लेंट हुई है, उसकी इंक्वायरी चल रही है धारा 11 के अंतर्गत इस संबंध में। इसी के तहत आप एक बात याद रखिएगा कि जब इंक्वायरी चल रही है तो उस पीरियड के बीच में भी, इंक्वायरी के बीच में भी अगर उस महिला को लगता है तो जो पीड़ित महिला है वो यहाँ पर इस संबंध में कमेटी से रिक्वेस्ट कर सकती हैं लिखित रूप में। क्या रिक्वेस्ट कर सकती हैं वो यहाँ पर इस संबंध में? वो कमेटी से रिक्वेस्ट कर सकती हैं और फिर जो कमेटी है वो इस संबंध में एम्प्लॉयर से रिकमेंडेशन में भेज सकती है उसे, क्या कि जो महिला है उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उस महिला का, उस रेस्पोंडेंट का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या फिर उस महिला को 3 महीने की छुट्टी पर, 3 महीने छुट्टियाँ उस महिला को सेंक्शन कर दी जाएँ, या फिर अन्य जो भी इस संबंध में उनको लगता है वो रिलीफ यहाँ पर उस महिला को इस संबंध में दे दिया जाए। यहाँ पर जब ये रिकमेंडेशन उस एम्प्लॉयर के पास गया है तो एम्प्लॉयर अगर इस रिकमेंडेशन पर काम करता है, इम्प्लीमेंट करता है, तो वो इस बात की जानकारी यहाँ पर जो है फिर उसके द्वारा क्या इम्प्लीमेंटेशन करा गया है इस बात की जानकारी वो कमेटी को भी पहुँचाता है। जब यहाँ पर कंप्लेंट आई, इंक्वायरी हुई, अब उस इंक्वायरी को कंप्लीट कर लिया गया है और इंक्वायरी कंप्लीट होने के 10 दिनों के भीतर अपनी एक रिपोर्ट अब कमेटी के द्वारा तैयार की जाएगी, इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी, उसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट यहाँ पर उनके द्वारा एम्प्लॉयर को या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी इस संबंध में। और इस रिपोर्ट की जो कॉपी होंगी, जो पार्टीज हैं उनको भी इसकी एक कॉपी यहाँ पर मुहैया करवा दी जाएगी। अब सेक्शन 13 के बारे में हम यह बता रहे थे कि जब कंप्लेंट आई, उसकी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, इंक्वायरी कंप्लीट होने के 10 दिन के भीतर रिपोर्ट तैयार करी गई लोकल कमेटी, इंटरनल कमेटी द्वारा,
और वो रिपोर्ट एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सौंप दी गई और इसकी रिपोर्ट जो पार्टीज थी उनको भी दे दी गई हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिपोर्ट का रिजल्ट क्या रहा है। या तो वो दोषी पाया गया होगा या फिर दोषी नहीं पाया गया होगा। अब एक बात समझना, सेक्शन 13 का सब क्लोज 2 क्या कहता है। सेक्शन 13 का सब क्लोज 2 ये कहता है कि अगर वो व्यक्ति यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट है उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं, क्या कह रहा है, आरोप साबित अगर नहीं हुए हैं तब क्या कंडीशन मानी जाएगी अब इस संबंध में। और सेक्शन 13 का सब क्लोज 3 कहता है आरोप अगर साबित हो गए तब क्या होगा। ठीक है, अब समझो, रिजल्ट आया रिपोर्ट का, अगर ये पता चला कि आरोप साबित नहीं हुए हैं तो जो कमेटी कमेटी जब मैं बोल तो प्लीज आप समझ जाइएगा, लोकल कमेटी और इंटरनल कमेटी से मेरा तात्पर्य है। अगर कमेटी, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी ने ये कहा कि आरोप साबित नहीं हुए, अपनी जांच में उन्होंने ये पाया, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, तो वो इस रिपोर्ट तो वो क्या करेंगे आगे, वो इसको रिकमेंड कर देंगे। अब वो इसे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होंगे उन्हें, जो एम्प्लॉयर होंगे उनको रिपोर्ट चली जाएगी और इसी के साथ वो कहेंगे कि अब इस मामले में आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। वो ये बात उसको एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिकमेंड कर देंगी। परेशानी आती है कि अगर यहाँ पर इस संबंध है, अब आगे क्या कार्रवाई होगी। अब अगर ये पता चलता है कि अगर आरोप साबित हो गए हैं, जांच में आया कि आरोप साबित हो गए हैं, अब तब क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जांच में आया कि आरोप साबित हो गए हैं, यह रिपोर्ट कमेटी के द्वारा एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जा चुकी है और उनको रिकमेंड कराया गया कि अब वो अपनी तरफ से इस संबंध में एक्शन लें। अब वो यहाँ पर अपनी तरफ से इस संबंध में एक्शन क्या लेंगे, अब वो यहाँ पर इस रेस्पोंडेंट के द्वारा किए गए काम को यहाँ पर अगर इस संबंध में सर्विस रूल है तो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग इसको एज अ मिसकंडक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे यहाँ पर इस संबंध में वो उसे, और अगर नहीं है तो जैसा प्रेस्क्राइब किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जो उसकी सैलरी होगी उसमें से उसको डिडक्ट करवाया जाएगा और कहा जाएगा इतना अमाउंट वगैरह जो है वो उस महिला को कंपनसेशन के रूप में मिलेगा। और कंपनसेशन कैसे तय किया जाएगा, धारा 15 के अंतर्गत वो जो नियम बताए गए उस आधार पर उसको कंपनसेशन तय किया जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इसी के अंतर्गत इसमें इस वाले पॉइंट के रिगार्डिंग ये बताया गया है कि यहाँ पर जो ये कहा गया है नियम की सैलरी डिडक्ट करी जानी है। ठीक है, अगर ये पता चलता है कि जो रेस्पोंडेंट है वो ड्यूटी से एब्सेंट रह रहा है या वो हटा दिया गया है, अब तो फिर क्या होगा इस संबंध में, तब यहाँ पर उस एम्प्लॉयर के द्वारा, तब यहाँ पर उस रेस्पोंडेंट से डायरेक्टली कहा जाएगा पे करने के लिए। और इसी के तहत, इसी वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ, और इसी के तहत इसमें यह भी बताया गया है कि अगर वो रेस्पोंडेंट पे करने में फेल हो जाता है, जो पैसा वगैरह उसको देने की बात करी है उसके द्वारा, इसको महिला को, उसको देने में वो फेल हो गया पैसा वगैरह देने में, तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो लोकल कमेटी होगी इस संबंध में वो क्या काम करेगी, तब जो यहाँ पर कमेटी होगी, लोकल कमेटी होगी, वो इस ऑर्डर को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास में फॉरवर्ड करेगी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कहा जाएगा कि अब यहाँ पर पैसा कैसे वसूल करा जाएगा इस रेस्पोंडेंट से। एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, उसके रूप में उससे फिर वो पैसा वगैरह इस संबंध में यहाँ पर वसूल करा जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और इसमें आती है कि अगर ये पता चलता है कि जो, अच्छा एक बात और इस संबंध में यहाँ पर आती है कि अगर ये पता चलता है कि अगर इस निष्कर्ष पे पहुँचा जाता है, अगर इस निष्कर्ष पे पहुँचा जाता है इंक्वायरी के बाद में कि जो जो कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी वो मेलिशियस कंप्लेन थी, फॉल्स, गलत कंप्लेन थी, या जो एविडेंस वगैरह आए थे, जो डॉक्यूमेंट आए थे वो सब झूठे थे, तब क्या किया जाएगा, उस महिला के अगेंस्ट सब कार्रवाई क्या की जाएगी, इसी के बारे में धारा 14 के अंतर्गत बताया गया है। तब यहाँ पर कार्रवाई यह की जाएगी इस संबंध में कि जो एम्प्लॉयर होगा, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा यहाँ पर इस संबंध में, जो वहाँ का सर्विस रूल होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर फिर इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ में इस
सेक्शन 14 का सब क्लोज टू दो जो है वो यहाँ पर इस संबंध में बात करता है कि ऐसे लोग जो विटनेस के रूप में यहाँ पर इस महिला के साथ आए थे उनके बारे में पता चलता है कि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, भ्रामक कूट दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए जो साक्ष्य जो विटनेस के साथ में आए थे वो भी यहाँ पर इस संबंध में सर्विस रूल के अकॉर्डिंग ही पनिश किए जाएंगे। हाँ भाई, धारा अभी आप सेक्शन 16 को कहीं और भी रीड कर चुके हैं, आपको याद आना चाहिए कहाँ पर। अभी आपने रीड करा था कि जो लोकल कमेटी है या फिर इंटरनल कमेटी के जो मेंबर वगैरह है उनका जब रिमूवल किया जाएगा तो किस आधार पे किया जा सकता है। तो उसी में से एक आधार यह भी था कि अगर यह पाया जाता है कि उनके द्वारा सेक्शन 16 के नियम को कॉन्ट्राडिक्ट करा गया है तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। सेक्शन 16 क्या है आखिरकार? सेक्शन 16 यहाँ पे साफ कह रही है कि जो कंप्लेंट जब दाखिल करी गई है, जो भी कंटेंट्स उस कंप्लेंट के और जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग के जो भी कंटेंट्स वगैरह थे, बहुत सिंपल, कंप्लेंट्स इंक्वायरी प्रोसीडिंग में जो भी कुछ इंक्लूड था उसको पब्लिश करने पर मनाही है सेक्शन 16 के तहत। और इसी बारे में सेक्शन 17 और प्लस बताता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि उसे यहाँ पर इस संबंध में इस बात को बनाए रखना था, सेक्शन 16 को फुलफिल करना था, ऐसा व्यक्ति अगर इस बात को नहीं मानता है तो उसको पेनल्टी दी जाएगी अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल, और अगर नहीं है तो जैसा प्रेस्क्राइब किया जाएगा उस हिसाब से। यहाँ पर इस संबंध में अगर हम अपील के तहत बात करें, के तहत बात करें तो एक बात याद रखना, कोई भी ऐसा व्यक्ति, अपील कौन व्यक्ति कर सकता है इस संबंध में? अब भाई सेक्शन 17 के तहत जिस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगी है वो व्यक्ति भी इस संबंध में अपील कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि सेक्शन 13 के सब क्लोज सेकंड के तहत आ रहा है, सेक्शन 13 के सब क्लोज 3 के फर्स्ट और सेकंड के तहत आ रहा है, सेक्शन 14 के सब क्लोज 2 के तहत आ रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है यहाँ पर इस संबंध में अपील कर सकता है। जिस कोर्ट पे अपील की जाती है वहाँ अपील की जाएगी। कितने समय के भीतर अपील की जाएगी? 90 दिन के भीतर अपील की जाएगी। आप इसे रीड कर सकते हैं। एनी पर्सन एग्रीव्ड फॉर्म द रिकमेंडेशन मेड अंडर सबसेक्शन अंडर क्लोज 1 क्लोज 2 ऑफ सबसेक्शन 13 ऑफ सेक्शन 13, सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 यानी कि सेक्शन 14, सेक्शन 17 और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच रिकमेंडेशन में प्रीफर एन अपील। और कब की, कितने दिन के भीतर की जाएगी? 90 दिन के भीतर ऐसी अपील की जाएगी। अब आप जब सेक्शन 19 और सेक्शन 20 को रीड करें ना तो आप इसको ड्यूटीज़ के रूप में रीड करिएगा, क्योंकि सेक्शन 19 जो है यहाँ पर इस संबंध में एम्प्लॉयर की ड्यूटी बताएगा, तो सेक्शन 20 जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटीज़ बताएगा। एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं भाई? सबसे पहली तो ड्यूटी उसकी यही बनती है इस एक्ट के अंतर्गत कि जो महिला आपके यहाँ पे काम कर रही हैं उन्हें एक सेफ, सुरक्षित वर्किंग एनवायरनमेंट उन्हें दिलवाना, एक सुरक्षित वातावरण काम करने के लिए उन्हें दिलवाना, समय समय पर इसके रिगार्डिंग वर्कशॉप आयोजित करवाई जाना। जो जगह उस वर्किंग प्लेस में सहज है, आसानी से दिखाई दे जा सकता है, दृश्य है, वहां पर इस संबंध में पोस्टर लगाए जाना, इसके रिगार्डिंग पोस्टर लगाए जाना। जो विटनेस वगैरह है उनकी सिक्योरिटी को, उनकी अटेंडेंस वगैरह को सिक्योर करना। कमेटी की तरफ से, इंटरनल कमेटी की तरफ से जो भी रिपोर्ट वगैरह आ रही हैं, सबमिट की जा रही हैं, उनको मॉनिटर करना। इस प्रकार का जब मामला सामने आ रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का एट द वर्क प्लेस पे, उसे एक मिसकंडक्ट के रूप में ट्रीट किया जाना। ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट एज अ मिसकंडक्ट अंडर द सर्विस रूल।
समय समय पर जो कमेटीज वगैरह बनाई गई हैं इस संबंध में उनको फैसिलिटेट करना, उनकी सहायता करना, मतलब इस संबंध में। और बहुत से काम हैं जो इसके अंतर्गत इस एम्प्लॉयर को बताए गए हैं। एम्प्लॉयर, नियोजक जिसे कह रही हैं, ये कहाँ परिभाषित है? ये सेक्शन 2 के सब क्लोज जी के अंतर्गत इस संबंध में परिभाषित करा गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटी की अगर आप बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन है? जो कि सेक्शन 5 के अंतर्गत बताए गए हैं। उनकी ड्यूटी क्या है कि जो लोकल कमेटी की तरफ से रिपोर्ट आई है उसको मॉनिटर करना, समय समय पर इनके द्वारा ऐसे उपाय करना जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में अवेयर करा जा सके। अब भाई हम बात कर रहे हैं पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। भाई इस संबंध में यह बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है और उसके बारे में ये पाया जाता है कि भाई आपने रीड करा था सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है इंटरनल कमेटी बनाने की, पर वो एम्प्लॉयर जो है अपने यहाँ पर इंटरनल कमेटी बननी चाहिए पर वो ऐसा नहीं कर रहा है। या फिर और क्या पाया गया है? सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 22 के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें करने में वो फेल हो गया है। सेक्शन 13 के अंतर्गत क्या था? जांच की रिपोर्ट आ रही है, उसको रिकमेंड करा जा रहा है कि भाई रिजल्ट ये आया है, अब आपको क्या काम करना है। 14 के अंतर्गत क्या था कि अगर ये पता चलता है कि झूठी कंप्लेन वगैरह की गई है तब क्या कार्रवाई करने की उसकी ड्यूटी थी। सेक्शन 22 के अंतर्गत ये बताया गया है कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि जो रिपोर्ट दाखिल की जाती है इस संबंध में, अभी आगे आएगा मैं और क्लियर कर दूं अभी से आपको, जब आप रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो आप सेक्शन 21 और सेक्शन 22 दोनों को एक साथ आप समझिए इस संबंध में कि जो कमेटी होती है इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, उनके द्वारा वार्षिक एनुअल रिपोर्ट दाखिल करी जाती है। यह एनुअल रिपोर्ट उनके द्वारा एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दाखिल की जाती है और फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इस रिपोर्ट को ब्रीफली फॉर्मेट में स्टेट गवर्नमेंट के सामने पेश करते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी बताई गई है कि इस एनुअल रिपोर्ट में एम्प्लॉयर के द्वारा सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन बताई जाएंगी कि उनके यहाँ पर साल भर में एनुअल में साल भर में इस प्रकार के कितने मामले वगैरह आ चुके हैं। तो धारा 22 के अंतर्गत इसी बारे में बताया गया है कि अगर उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं या फिर कोई भी अन्य जो प्रोविज़न वगैरह बताए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत वो उसको फुलफिल करने में फेल हो गए हैं, तो यहाँ उनके ऊपर इस एम्प्लॉयर के ऊपर इस संबंध में अब पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी कितनी होगी? 50,000 रुपये की पेनल्टी होगी, लेकिन ऐसा पहली बार फर्स्ट कन्विक्शन पर ही हो जाएगा। अगर उनके द्वारा दोबारा से ऐसा करा जाता है, सेकंड कन्विक्शन भी हो रही है, तब क्या होगा? तब जो दुगना होगा इस फाइन का दुगना इस संबंध में उनको पे करना पड़ेगा। और अगर किसी अन्य विधि में इस संबंध में हायर कोई और भी उसके ऊपर इम्पोज करा जा रहा है तो फिर वो उसके ऊपर लगा दिया जाएगा पेनल्टी वगैरह। इसके साथ ही उनका जो इस संबंध में लाइसेंस वगैरह है वो भी यहाँ पर इस संबंध में इसी के साथ में रद्द कर दिया जाएगा इसमें। अब कौन सी कोर्ट है जिनके द्वारा इस प्रकार के मामलों का इस अधिनियम के तहत जो दंडित मामले हैं किस प्रकार की कोर्ट के द्वारा उनका कॉग्निजेंस लिया जाएगा, इसी के बारे में धारा 27 में बताया गया है। तो महानगर मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा इस प्रकार के मामलों का संज्ञान लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? जब उनके पास में इस प्रकार की कंप्लेन दाखिल करी जाती है। कंप्लेन कौन दाखिल करेगा इस संबंध में? जो व्यतीत महिला होगी उनके द्वारा, जो कमेटी होगी इंटरनल कमेटी या फिर जो लोकल कमेटी होगी उनके द्वारा इस प्रकार की कंप्लेन उनके पास में दाखिल करी जाएगी। एक बात याद रखना, इस एक्ट के तहत जितने भी अपराध होंगे वो असंख्य अपराध माने जाएंगे, मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माने जाएंगे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं धारा 29 के अंतर्गत जहां उनको पावर दी गई है इस संबंध में नियम बनाने की, तो कुछ और भी सेक्शंस हैं जो आप इस संबंध में इसके साथ नहीं रीड डाउन कर सकते हैं। सेक्शन 23 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डाटा।
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल मॉनिटर एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ये काम करेंगी। सेक्शन 29 के तहत तो उनको पावर दिया ही गया है इस संबंध में रूल वगैरह बनाने की। इसी के साथ में और भी सेक्शन है जो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हैं, आप रीड कर सकते हैं कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ये ध्यान रखेंगी यहाँ पर इस संबंध में कि इस एक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेशन करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है, कितने प्रकार के मामले जो हैं इस संबंध में दाखिल किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, उन सब पर मॉनिटरिंग करने का काम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट धारा 23 के अंतर्गत करेंगी। इसमें धारा 24 की अगर मैं बात करूं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू पब्लिश द एक्ट, इस एक्ट को लोगों तक और कितना ज़्यादा मात्रा में पहुंचाया जा सके, तो इसके लिए लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा, समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि लोगों तक सही तरीके से उनको आसान भाषा में इसको समझाया जा सके। ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो कमेटी के मेंबर वगैरह होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। सेक्शन 25 यहाँ पे कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन बता रहा है कि अगर उनको सही लगता है इस संबंध में तो वो किस यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, वो यहाँ पर इस संबंध में उनको कॉल करके भी किसी प्रकार की भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है जो रिक्वायर करती हैं उनसे फर्निश कर सकते हैं, मांग सकती हैं। वो यहाँ पर इसमें किसी भी ऑफिसर को यहाँ पर इसमें ऑथराइज कर सकते हैं किस काम को करने के लिए, जो भी इस संबंध में रिकॉर्ड्स हैं इससे संबंधित उनको इंस्पेक्शन करने के लिए। और जो भी एम्प्लॉयर और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा उसके ऊपर ड्यूटी इम्पोज की जाएगी कि ऑन डिमांड, मांगे जाने पर, यहाँ पर ये जो ऑफिसर इस संबंध में इंस्पेक्शन करने के लिए ऑथराइज करा गया है उस ऑफिसर के सामने वो उनके पास में जो भी रिकॉर्ड्स हैं इन एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वगैरह के सामने वो भी उनको वो इंस्पेक्शन करने के लिए उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं इस संबंध में। अभी आपने धारा 29 की बात करी थी कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनके पास इस संबंध में नियम बनाने की शक्ति पाई जाती है, और धारा 30 कहती है अगर कोई भी इस अधिनियम के तहत किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी वगैरह आती है तो उसका निवारण केंद्र सरकार के द्वारा इस संबंध में किया जाता है। और धारा 30 जो है वो यही बताती है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इस एक्ट के अंतर्गत टोटल 30 सेक्शन है और 8 इसमें चैप्टर्स बताए गए हैं। यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से इन्फोर्सेबल है। अब प्रेजेंट टाइम में संपूर्ण भारत पर यह इन्फोर्सेबल माना जाता रहा है। अब जो अगली क्लास आएगी वो इसके MCQ की क्लास आएगी। आज आपकी इसके रिलेटेड 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने बहुत जनरल स्पीकिंग आपको समझाने की कोशिश करी है। आप इस क्लास को अच्छी तरह से कंप्लीट देखिएगा और मतलब आराम से पूरा सुनिएगा। आप इसे, मेरी जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, हाँ आप इस क्लास को समझेंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। जितना सरल शब्दों में हो सका मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी है आपको। मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रह रही है। फिर इसी के बेस पर अब अगली क्लास में हम इसके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं हम लेकर आएंगे। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कब से यह एक्ट एप्लीकेबल हुआ है, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शन हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट कहाँ परिभाषित करा गया है, उस परिभाषा के अंतर्गत किस प्रकार के व्यवहार को इसमें इंक्लूड करा गया है, एग्रीव्ड वुमेन कहाँ परिभाषित करी गई हैं, रेस्पोंडेंट की परिभाषा कहाँ दे रखी गई है, एम्प्लॉय, डोमेस्टिक वर्कर, एम्प्लॉयर, वर्क प्लेस, इनकी परिभाषाएं कहाँ पर दे रखी गई हैं। यहाँ पर आपको इस संबंध में बताना होगा कि जो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 है वो किस बारे में बात करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के कंडक्ट में किए जाने वाले किस प्रकार के एक्ट को सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। वो कौन सा सेक्शन है इस एक्ट का जो कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बात करता है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसे इंटरनल कमेटी भी कहते हैं, उसकी संरचना के बारे में कौन से सेक्शन में बताया गया है। इंटरनल कमेटी जो है इसका संरचना किसके द्वारा स्थापित करी जाएगी, कितने लोग यहाँ पर इसमें शामिल करे जाएंगे, इस कमेटी की समय अवधि कितनी मानी जाएगी, इस कमेटी के मेंबर्स वगैरह को किस आधार पर इनके पद से हटाया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होता है, इसके अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में कौन सी धारा बात करती है, लोकल कमेटी का जुरिडिक्शन कहाँ तक पाया जाता है इस संबंध में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा यहाँ इस संबंध में जो लोकल कमेटी है उसमें कौन लोग इसमें इंक्लूड करे जाते हैं, इसमें इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका रिमूवल कब करा जा सकता है, इस कमेटी के मेंबर्स वगैरह का रिमूवल कब होगा, जो महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट से
फेस आउट कर चुकी हैं, वो इसकी कंप्लेन कहाँ पे जाके दर्ज करवाएंगी, कितने समय के भीतर वो कंप्लेन दर्ज करवाएंगी, क्या जो समय अवधि दे रखी गई है अगर वो समय अवधि में कंप्लेन दर्ज नहीं करवा पाती हैं तो आगे उनको समय मिल सकता है इस संबंध में। अगर लगातार उनके साथ में वाकया हो रहा है तो जिस दिन आखिरी बार हुआ है तब से कितने समय के भीतर वो कंप्लेन दर्ज करवा सकती हैं इस संबंध में। क्या इस प्रकार के मामले में सुलह हो सकती है, क्या यहाँ पे मॉनिटरी सेटलमेंट की बात कही जा रही है, उसे एक्सेप्ट करा जाएगा क्या इस संबंध में। जो इस प्रकार का सेटलमेंट हो रहा है उसको रिकॉर्ड रखा जाएगा और इसको कॉपीज वगैरह किनको दी जाएंगी, किसको इसको रिकॉर्ड को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इस संबंध में। जो कंप्लेन दाखिल करी गई है उसकी इंक्वायरी से संबंधित धारा कौन सी बताई गई है इस संबंध में, धारा 11 बताई गई है इसमें। जो यहाँ पर कमेटी है, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, उनके द्वारा जब इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी तो उनके पास में किस तरह की शक्ति पाई जाएगी, वो कितने समय अवधि के भीतर इस प्रकार की कंप्लेन को कार्रवाई कंप्लीट कर लेंगे, अपनी तरफ से इंक्वायरी कंप्लीट कर लेंगे वो अपनी तरफ से इस संबंध में। अगर अभी कार्रवाई चल रही है, मतलब जांच अभी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, तो उस बीच में भी कोई एक्शन लिया जा सकता है क्या यहाँ पर इस संबंध में। जब कंप्लेंट आई उसकी इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी कंप्लीट होने कितने दिन के भीतर इस रिपोर्ट को बना दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को और एम्प्लॉयर को इस संबंध में। उस इंक्वायरी का रिपोर्ट क्या आएगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आरोप साबित हो गया तब क्या रिजल्ट होगा, अगर आरोप साबित नहीं हुआ तब क्या वहाँ पर रिजल्ट होगा। जो इस संबंध में महिला को कंपनसेशन देने की बात कही जा रही है इसमें, इसके अंतर्गत उसके लिए धारा 15 को देखना होगा। और एक बार इसमें याद रखना, हाँ, और एक बात और इसके अंतर्गत आप याद रखिएगा कि अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो कमेटी के द्वारा अपनी ये रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को और एम्प्लॉयर को भेज दी जाएगी कि अब उनके द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जानी है और उनके द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट आने के 60 दिन के भीतर, इस प्रकार के रिकमेंडेशन के 60 दिन के भीतर जो है अब इनके द्वारा यहाँ पर इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी इसमें। हाँ, रिकमेंडेशन प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उनके द्वारा इस प्रकार की अब कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अगर ये पता चलता है जांच कंप्लीट हो जाने के बाद में कि जो कंप्लेन दर्ज करवाई गई थी वो गलत है, मैलिशियस है, तब यहाँ पर क्या इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी इसके अकॉर्डिंग। इसमें जो इसमें कंपनसेशन तय किया जाएगा उस महिला को दिलवाने के लिए, उसके आधार क्या रखे जाएंगे इस संबंध में। एक बात और याद रखना, कंप्लेंट इंक्वायरी प्रोसीडिंग वो पूरी तरह से जो कंटेंट्स हैं उसके उनको पब्लिश नहीं किया जाएगा, इस पर प्रोहिबिशन है। वो कौन सी धारा है जो इस पर प्रोहिबिशन लगा सकती है। यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत अपील की जो प्रावधान है वो किस संबंध में बताए गए हैं, उसके प्रोविजंस कौन से जो रिलेट करते हैं उससे, यहाँ पर किन मामलों में अपील की जा सकती है इस संबंध में, कितने दिन के भीतर अपील की जाएगी इसमें। एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या बताई गई हैं इसमें। क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस वगैरह भी रद्द हो सकता है इस संबंध में। पेनल्टी क्या लगाई जाएंगी अगर इस प्रोविजंस के जो इस एक्ट के जो प्रोविज़न है अगर उनको कॉम्प्लाइंट नहीं करा गया तो क्या पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती हैं इसके अंतर्गत। वो कौन सी कोर्ट होगी जो इस प्रकार के मामलों को कॉग्निजेंस करेंगी और वो कब ऐसा करेंगी इस संबंध में। इस अधिनियम के तहत बताए गए अपराध किस प्रकार के अपराध के तहत माने जाएंगे, नॉन कॉग्निजेबल माने जाएंगे। इसी के साथ मैं क्लास कंप्लीट करती हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए क्लास कैसी आपको लगी है।